हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए कि जैसा लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जल्द ही आपके लिए इंटरमीडिएट फिजिक्स का मॉडल पेपर आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर लाए हैं, तो ध्यान से देखिए और सॉल्यूशन सहित मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मॉडल पेपर, ठीक है। टोटल 35 नंबर का है और टाइम है इसका 2.5 घंटे का। भौतिक विज्ञान प्रथम, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। सेक्शन ए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं पहले सेक्शन में। और पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। तो पहले का फर्स्ट ही इसका आंसर है, ठीक है। हाथों हाथ ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको और हाथों हाथ ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, देख सकते हैं आप। और काफ़ी मोस्ट है, अच्छे से इसको तैयार करना है आपको। देखिए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। पहला ऑप्शन इसका वैद्युतशीलता का, सेकंड ऑप्शन है चुंबकशीलता का, थर्ड ऑप्शन है इसका परावैद्युतांक का और फोर्थ ऑप्शन है स्वयं प्रेरकत्व का, ठीक है। तो इसमें से जल्दी से फटाफट बताइए कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक हो सकता है। तो इसका आंसर है, दूसरे का आंसर होता है चुंबकशीलता का, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक है, हेनरी प्रति मीटर वो है हमारा चुंबकशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण मात्रक है, कि भाई चुंबकीय आघूर्ण किसका मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण की बात अगर करी जाए तो पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर मीटर, थर्ड ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है इसका हेनरी। अगर बात करी जाए चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल एम बराबर होता है आई इंटू ए। आई का मतलब आई धारा होती है, धारा का मात्रक एम्पियर, ए होता है क्षेत्रफल यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन है इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर लेना इसे, ये है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, बी ऑप्शन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य तक पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल बताइए। कि V वोल्ट से, ठीक है, यानी कि V वोल्टेज से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है EV/m, सेकंड ऑप्शन है EV² थर्ड ऑप्शन है इसका वर्गमूल में EV/m और फोर्थ ऑप्शन है इसका √2EV/m, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर V वोल्टेज से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन किसी लक्ष्य से टकराता है, ठीक है, तो उसकी जो चाल होती है, मैक्सिमम स्पीड जो होती है, एक तरह से स्मॉल v और कैपिटल V में रिलेशन भी आप इसे बोल सकते हो, तो वो होता है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि √2EV/m होता है, ठीक है। यानी कि वेग जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा स्मॉल v। अगर बात करें स्मॉल v और कैपिटल V में तो ये आएगा √2EV/m निकल कर, ठीक है। ये होता है कैपिटल V यानी कि वोल्टेज वाला V और ये होता है वेलोसिटी वाला V, ओके। अब बात करते हैं इसके 5 क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही इसमें रखा गया है, तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो सकता है। छोटा सा एक न्यूमेरिकल है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत क्षेत्र के आयाम की बात की गई है, तो वैद्युत क्षेत्र के आयाम का मतलब है कि ये दिया गया है E0 का मान, E0 का मान है 5, ठीक। और नेक्स्ट बात की गई है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि B0 बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो E और B में रिलेशन होता है वो होता है E=BC, ठीक, E=BC, ठीक।
अब यहाँ पर ई का मान दे रखा है और बी का मान पूछा जा रहा है। सी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, इतने मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो अगर बात करी जाए बी निकालने की चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालने के लिए क्या करेंगे, ई यानी कि 5/3 × 10⁸। सही है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है ये 1.67 × 10⁻⁸ इतने टेस्ला, यानी कि 5। जो 5 विकल्प है, पांचवा विकल्प है, उसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात आती है सेक्शन बी। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, नमन कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिन्हें सेकंड पोर्शन में रखा जाता है। तो अगर बात करी जाए कि नमन कोण को परिभाषित कीजिए कि नमन कोण क्या होता है, तो ठीक, तो इसमें आपको दूसरे के फर्स्ट और उत्तर डाल के हेडिंग डालना है नमन कोण, और फिर लिखना है कि किसी चुंबकीय यामियोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि इतनी छोटी सी एक डेफिनेशन है इसकी, वो आपको लिख देनी है। जो लेंथी डेफिनेशन है वो आपको मैं दिखा दूंगा इसमें, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं उसके। तो ये तो काफ़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी नमन कोण की, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। ठीक, यानी कि आपको स्वयं प्रेरण गुणांक हेडिंग डालना है और स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको लिखनी है। आई होप आपको सबको आती भी होगी। ठीक, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है। किसी कुंडली में स्वयं प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, यानी कि ये होता है L = phi/I, यानी कि इसका मतलब है L क्या होता है, स्वयं प्रेरण गुणांक, और स्वयं प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो या 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। ठीक, तो ये हो गई स्वयं प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन। फिर बात करी जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए कि 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा काफ़ी आसान सी डेफिनेशन है। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये तो आपको करना ही है। ठीक है, अच्छे से लिखना है कि दूसरे के थर्ड का आंसर है और हेडिंग डालना है 1 किलोवाट घंटा। ठीक, फिर उसके बाद लिखना है कि 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोवाट, ठीक है ध्यान से सुनते रहना, जो किसी 1 किलोवाट शक्ति वाले वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित करने में व्यय होती है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए एक बार कि 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा की डेफिनेशन होती है कि 1 किलोवाट घंटा वैद्युत शक्ति की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित करने में व्यय होती है। ठीक, अगर बात करी जाए कि दूसरे का फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। ठीक, अगर इनमें संबंध की बात आती है तो विभव प्रवणता जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक, बस इतना सा आपको लिखना था कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, परंतु ऋणात्मक दर के। ठीक, यानी कि अगर बात करी जाए तो विभव प्रवणता होती है ΔB/ΔX = -KE। ठीक, यहाँ पर क्या पता चलता है कि ΔB/ΔX ये जो वैल्यू होती है ये होती है विभव प्रवणता की, और ये किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक दर के। यानी कि विभव प्रवणता होती है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक, और विभव प्रवणता जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेक्शन सी। सेक्शन सी पर ध्यान दें तो सेक्शन सी का पहला खंड आता है H2, यानी कि प्रत्येक 2 नंबर का है यहाँ से। और पहला क्वेश्चन है इसका, यदि प्रिज्म का कोण
तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये है आपकी फिजिक्स सेकंड का यानी कि ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से उठा हुआ क्वेश्चन है ये, इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं थर्ड के सेकंड पर। ठीक है, यानी कि जब सेकंड आपका टेस्ट चलेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ आपको करा दिया जाएगा। थर्ड के सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन है एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, यानी संधारित्र की धारिता दे रखी है 8 माइक्रोफैरड और संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़कर 25 वोल्ट कर देने पर, यानी कि V1 का मान है 20 वोल्ट और 20 वोल्ट से बढ़ाकर 25 वोल्ट कर दिया, यानी V2 का मान कर दिया है 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। कि भाई C का मान दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और डेल्टा U आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, यानी कि तीसरे के सेकंड की अगर बात करते हैं तो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। 6 फैरड, फिर आगे दिया हुआ था वोल्टेज 20 वोल्ट से बढ़कर उसे वोल्टेज कर दी गई थी 25 वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक माइक्रोफैरड के संधारित्र, यानी C बराबर 8 माइक्रोफैरड, इसे फैरड में चेंज कर लिया, विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़कर 25 वोल्ट, यानी V1 का मान था 20 वोल्ट, इसे बढ़ाकर 25 वोल्ट कर दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमसे पूछी गई थी, डेल्टा U का मान पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, यानी कि U इक्वल टू 1/2 CV²। तो U1 पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका U1 निकाल लेंगे। तो U1 निकालने के लिए क्या किया, देखो 1/2 CV², ये हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। फिर U1 इक्वल टू 1/2 C का मान रखा 8 × 10⁻⁻6 गुणा V1 का मान रख दिया 20 वोल्ट है, तो 20 × 20, ठीक है, स्क्वायर है। ये एक बच्चे की को नोटबुक है जिसने किया है सॉल्यूशन और बढ़िया किया है। और यहाँ से आपका U1 निकल कर आ जाता है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। फिर इसी प्रकार से जब उसका वोल्टेज 20 वोल्ट से बढ़कर 25 वोल्टेज हो गया होगा तो फिर उस कंडीशन में U2 का मान निकाला, तो U2 का मान निकल कर आता है 1/2 CV², लगाने पर 2500 × 10⁻⁻6, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आपसे पूछी गई थी, तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, ये आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर U2 माइनस U1, इसमें से U2 का मान लगा दिया माइनस U1 का मान लगा दिया और फिर कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आंसर निकल कर आया 9 × 10⁻⁻4 जूल। या फिर एक लाइन ऊपर भी आंसर था इसका 900 × 10⁻⁻6 जूल। तो इसे सीखे को, और जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार खुद करने की कोशिश करें, सब समझ में आ जाएगा, सब काफ़ी आसान है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायो-सेवर्ट नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, बायो-सेवर्ट का नियम भी पूछा गया है और बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि ये डेरिवेशन भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए बायो-सेवर्ट नियम होता क्या है। देखिए ये है बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, कि धारावाही चालक है कोई और उसके अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रवाहित धारा I, ठीक, कोमा अल्पांश की लंबाई डेल्टा L तथा अल्पांश व अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या, ठीक है, यानी कि ज्या का मतलब है साइन थीटा, के अनुक्रमानुपाती तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो I के अनुक्रमानुपाती होती है, अल्पांश डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होती है और साइन थीटा यानी कि जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। और जो
इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है, उस अल्पांश से बिंदु बी तक की जो दूरी है, बिंदु पी तक की जो दूरी है, ठीक है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है वहाँ तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बी इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर समीकरण 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी कि चारों समीकरणों से देखा जाए तो कितना निकल कर आता है कि बी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r² के। और ये देखिए ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है नियम, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अच्छे से। और देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से देखा जाए तो B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो आती है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। यहाँ पर आ रहा है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, अगर इसे हटाना है तो एक नियतांक आएगा और वो होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। नीचे लिखा हुआ भी है कि जहाँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है और म्यू नोट को बोला जाता है चुंबकशीलता, ठीक है, और जिसका मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नियम लिखा हुआ है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए पूरी स्क्रीन का और अच्छे से इसे लिख लेना, नोट कर लेना और तैयार करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं किसी एक बार और आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर स्लो करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक, और चित्र भी ज़रूर बनाना है और तब आपको इक्वेशन बनाकर इस तरह से जैसे इस बच्चे ने करा है इस तरह से ही आपको सारा कुछ दिखाना है, ठीक है। डेरिवेशन था कि लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि इसकी सहायता से यानी बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर हमें क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, ठीक है। तो धारावाही कुंडली यानी कि ये जो कुंडली दिखाई दे रही है आपको, ये कुंडली है धारावाही, यानी कि इसमें धारा आई बह रही है मान लिया, और इसके कहीं एक भाग पर हमने क्या मान लिया, एक अल्पांश डेल्टा एल मान लिया, जो आपको दिखाई दे भी रहा होगा, लिखा हुआ भी है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है, जिसे मोड़कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु है, मान लिया कोई अल्पांश वगैरह परिधि पर स्थित है, जहां जिस पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसका नियम लगा दिया, बायो-सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा V इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। परिधि पर बात करी जा रही है तो परिधि पर जो दिशा होगी वो 90 एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बहने वाली धारा की दिशा जो होगी वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, क्योंकि वो जो त्रिज्या होती है वो परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंबार्धक होती है, लंब होती है। तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन r², ठीक। ये आया एक पॉइंट के कारण। अगर बात करी जाए संपूर्ण परिधि की, ठीक, तो संपूर्ण परिधि कितनी होती है, संपूर्ण परिधि होती है हमारी 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, ये दिख भी रहा होगा आपको लिखा हुआ 2 पाई r, ठीक है। बस संपूर्ण के लिए यहाँ से हमने डेरिवेशन कर लिया और इस प्रकार आ जाता है b वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 I अपॉन r, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर इतने टेस्ला, ठीक है। यानी कि जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये टॉपिकों में हमारे आते हैं सब, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तीसरे के 4 पर अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर का पहले सिद्धांत लिखना है, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा अनोन्य प्रेरण की क्या घटना होती है, तो वही सब आपको लिखना है इसमें सिद्धांत में कि ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और अनोन्य प्रेरण के बारे में आपको लिख देना है, तो ये हो जाएगा इसका सिद्धांत। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे है इसमें एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ और जो 2018 में आया हुआ है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रम से 1100
तथा 110 है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, प्राथमिक में और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या दे रखी है 1100 और 110, और प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज भी दे रखी है और द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध भी आपको दे रखा है 200 ओम। ठीक, 200 ओम कुंडली का प्रतिरोध भी दे रखा है द्वितीयक कुंडली का। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा बह रही होगी, उसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी थी, ठीक, वो नोट कर ली। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी थी, वो भी लिख ली। द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज दे रखी थी, वो भी लिख ली है। द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध दे रखा था, वो भी लिख लिया गया है। ठीक, प्राथमिक कुंडली में धारा हमसे पूछी गई है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है NP/NS बराबर BP/BS, यानी फेरों की संख्या और वोल्टेज में अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को लगाकर BP यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितनी है वो यहाँ से निकाल ली गई है। ठीक, अब देखिए क्यों निकाली, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान पूछा गया है, IP का मान हमसे पूछा गया है। तो I बराबर होता है B/R। ठीक, प्राथमिक कुंडली की बात है तो प्राइमरी, ठीक है, PP। तो BP यहाँ पर निकाल लिया गया, IP हमसे पूछा गया, यानी कि अगर RP की वैल्यू अगर और मिल जाए तो यहाँ से सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा। तो देखिए BP का मान इस तरह से निकाल लिया। अब BS बराबर यहाँ से देखो 220 वोल्टेज दे ही रखा था और BR का मान 220 आया ही है। ठीक, यानी कि ये भी दे रखा है, BS का मान भी दे रखा है और RS का मान भी दे रखा है। तो यहाँ से IS निकाल ले, यानी कि द्वितीय कुंडली में कितनी धारा बह रही है वो यहाँ से निकाल ली गई और वो निकल कर आ गई है 1 एम्पियर। ठीक, चूंकि प्राथमिक कुंडली हो या द्वितीय कुंडली हो, शक्ति क्षय जो होता है वो दोनों कुंडलियों में ट्रांसफार्मर के लिए सेम होता है। तो यहाँ से शक्ति क्षय बराबर हो जाएगा, यानी कि PP बराबर PS हो जाएगा, दोनों कुंडलियों की पावर बराबर हो जाएगी। तो B/I ये वैल्यू होती है P, यानी P बराबर होता है B/I। बस वही वैल्यू यहाँ पर लगा दी गई, यानी कि P बराबर B/I, P बराबर B/I। प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक के लिए, द्वितीय कुंडली है तो द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज आ गई थी हमारी 2200 और धारा हमें निकालनी है और वोल्टेज 220 दे रखी है और द्वितीय कुंडली की धारा निकाल ली गई है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से IP यानी प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकल कर आता है कैलकुलेट होकर 0.1 एम्पियर। काफ़ी अच्छा सवाल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए और इसे बढ़िया करके तैयार कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा सवाल है ट्रांसफार्मर के लिए और काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और अभी फ़िलहाल 2018 और शायद 19 में भी किसी न किसी सेट में ज़रूर था ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और अच्छे से इसे एक बार और करना कॉपी में अपने आप। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। अब तो आज की वीडियो को फिलहाल हम यहाँ तक ही, यानी सेक्शन C यानी कि थर्ड क्वेश्चन के 4 तक ही इसे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं कुछ समय बाद ही नई वीडियो के साथ। तो इसमें आपको मिलेगा पूरे पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक आप इस पेपर को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं आपको पूरा पेपर बढ़िया करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका पहला खंड था। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल कीजिए और आप इसे नोट भी करते रहें या फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। और फिर सेक्शन B की बात करी थी तो इसमें 4 खंड थे जो आपको बताए गए विद सॉल्यूशन और सेक्शन C भी आपको सोल्व करा दिया गया है। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। और सेक्शन D यानी कि 4 जो है, इसके 4 के 3 खंड हैं। ठीक, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और आगे को इसमें एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है। इसका सेकंड खंड है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और आगे को इसमें एक छोटा सा सवाल है ये भी। ठीक है, तो ये भी आपका मतलब देखना है कैसे करना है आपको। और नेक्स्ट है इसका 4 का थर्ड क्वेश्चन, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। एक ही बात है कि परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और फिर बात करते हैं सेक्शन E पर आते हैं। सेक्शन E है
पांचवा और इसका पहला खंड है अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और दो समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, ये पांचवे का पहला हो गया। फिर पांचवे के सेकंड पर बात करी जाए तो आता है मैक्सवेल की समीकरणों का उल्लेख कीजिए। और सेक्शन एफ यानी कि ये आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन एनी टू, यानी कि जिनमें से मात्र 2 आपको करने हैं और प्रत्येक 3 नंबर का है। तो अगर 6 के फर्स्ट की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आपको करना है। सेकंड खंड है इसका गॉस की प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, फिर थर्ड की बात करें तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आ जाते हैं। और फिर आता है आपका एक छोटा सा इसमें सवाल जुड़ा हुआ कि एल लंबाई, ठीक है, स्मॉल एल लंबाई की एक तांबे की छड़ है और बी तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूम रही है तो ई बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर होगा, ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, यानी कि सेक्शन ई से लेकर एफ, ठीक है, उसके 2 खंड हो गए, इसके 3 खंड हो गए, 3 में से 2 ही आपको करने हैं। फिर बात आती है सेक्शन जी पर, यानी कि 7 क्वेश्चन पर एनी वन, इसमें से मात्र आपको एक ही करना है और इसका पहला खंड है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, यानी कि अनुनादी परिपथ की परिभाषा लिखनी है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा यानी एलसीआर परिपथ के लिए डेरिवेशन है एक, प्रतिबाधा का वो निकालनी है, अनुनादी प्रतिबंध लिखना है। और इसके दूसरे खंड की बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और पेपर का भी, तो वो है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के आवेशन के दौरान इसकी प्लेटों के बीच के स्थान में विस्थापन धारा का मान उस क्षण संधारित्र की प्लेटों के बाहर तार में प्रवाहित धारा या चालन धारा आई के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी ही नई वीडियो के साथ विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तब तक आप खुद मेहनत कीजिए, देखिए अपने आप को आजमा कर कि कितना आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है और सब लास्ट ईयर के आए हुए ही क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो तीसरे के सेक्शन सी तक हमने इस वीडियो में करा दिया है सॉल्यूशन। अब सेक्शन डी ई एफ जी, ठीक, जल्दी ही वीडियो में नई वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वेट कीजिए और तैयार कीजिए इन्हें। थैंक यू सो मच और जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो एकदम तुरंत पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।